बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दिस इज़ आवर लेसन नंबर 19 इन इंग्लिश लैंग्वेज जी। कल हमने एक्सरसाइजेस स्टार्ट की हैं कि जो कुछ हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उनको प्रैक्टिकल उनको कैसे उनकी प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है ताकि वो ज़ुबान का बोलने में हिस्सा बन जाएँ, लिखने में हिस्सा बन जाएँ, समझते वक्त वो हेल्पफुल हों। कल हमने किया था जी बेसिकली कुछ एक्टिव के सारे स्ट्रक्चर्स का को एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू जी प्रैक्टिस किया था। वो आपने उसको ऐसे ही करते रहना है जी, अनलेस you get confirmed that now you are good at structures जी, now you are not mixing up जी। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि सिंपल पास परफेक्ट में मिक्सअप हो रहा होता है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में मिक्सअप हो रहा होता है। कॉन्टीन्यूस जो है वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में मिक्सअप हो रहा होता है, या कॉन्टीन्यूस जो है वो सिंपल टेंस में मिक्सअप हो रहा होता है। जब तक ये आपका मिक्स होता रहे उस वक्त तक आपने वो वाली प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। आज उसी के हम एक ज़रा पैसिव चार्ट की कर लेते हैं। जिस तरह मैंने कहा था कल हमने सारा मोस्टली फोकस किस पे किया था कि नेगेटिव्स और इंट्रोगेटिव्स पे। देख हमारे जो इश्यूज आते हैं मोस्टली वो इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वी आर गुड, इन स्पोकन इन रिटन जी। वी कमिट मिस्टेक्स इन व्हाट जी, नेगेटिव्स एंड इंट्रोगेटिव्स और इंट्रो नेगेटिव्स। am I clear जी। आज ज़रा उसी के पैसिव की प्रैक्टिस करते हैं कि पैसिव भी हमारा वीक एरिया होता है जी। उसी तरह आपने कॉलम रोज़ बना लेनी है, 3 कॉलम्स आ गए जी किसके, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के। फिर इस तरह रोज़ आ जाएंगी जी आपके पास, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जिन्होंने वीडियो से देखना है जी उनके लिए फिर बता दूं कि अगर लिखा हुआ बाज़ का तो उनको नज़र ना भी आए, समझ ना भी आए, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अनाउंस इट क्लियरली जी, कि वो उनको सुनने में कम से कम वो क्लियरली मिल रहा होता है कि वो इसी तरह का चार्ट अपने पास पेज पे भी साथ साथ बना सकते हैं, यानी सुन के भी वो लिख सकते हैं उसको। कोई एग्जांपल डिफरेंट चुनते हैं जी कि पैसिव, साथ स्ट्रक्चर भी लिखता जाऊंगा साथ उसकी एग्जांपल जी। कि फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इज, एम, आर और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जी। फॉर एग्जांपल जी इस मुल्क में, और हमेशा जो ख़ास तौर पे बिगिनर्स हैं या जो ये समझते हैं कि मेरी तरह उनके स्ट्रक्चर्स बहुत कमज़ोर हैं, बिल्कुल उन्हें ज़ीरो से स्टार्ट लेना है उन्होंने, तो वो उर्दू ऊपर ज़रूर लिखें जी कुछ अर्सा कि वो क्या बात कहना चाह रहे हैं। बाद में उसी को अपने लिखे हुए को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपनी गलतियां खुद समझ आ जाएंगी। बाज़ का तो उर्दू में आप कुछ लिख रहे होते हैं और इंग्लिश में उसको कुछ कह रहे होते हैं, यानी कहना कुछ चाह रहे होते हैं, उसके लिए इंग्लिश का स्ट्रक्चर कुछ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो बिगिनर्स ख़ास तौर पर जो है उर्दू ज़रूर लिखें जी। अब जी सिचुएशंस हमने, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कल कही थी मैं फिर आज रिपीट कर रहा हूँ कि आपने स्ट्रक्चर लिख के उसकी उर्दू नहीं बनानी, ये गलत तरीका है। ये एग्जाम्पल लिख के फिर उसको उर्दू में ये नहीं करना, आपने पहले रियल लाइफ से कुछ सिचुएशन सोचनी है, क्लियर। और रियल लाइफ से सिचुएशन क्या, सिंपल, जिसमें आप सब्जेक्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे वो क्या है, पैसिव है। जिसमें आप डूअर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे वो क्या, पैसिव है। जिसमें आप डूअर पे फोकस नहीं करना चाहते वो क्या है, पैसिव है। या जिसमें आप इवन डूअर को मेंशन ही नहीं करना चाहते वो भी क्या है, पैसिव है। तो यानी क्या मुराद, फिर इसके उलट कौन सा पैसिव कौन सा होगा, जब मैं डूअर को नहीं करना चाह रहा तो क्या मतलब बेटा क्या होगा उसका कि रिसीवर पे फोकस करना है मैंने, जिसको हम आसान ज़ुबान में ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब आपने ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है या जब आपने काम पे फोकस करना है, काम करने वाले पे नहीं करना। काम करने वाले पे फोकस करना हो तो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है जी, और वो बोलते वक्त या लिखते वक्त क्या शुरू ही किससे होता है, सब्जेक्ट से। बिगिनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हमारे दिमाग में पास का आपने देखा होगा सेंटेंस आ रहा होता है, ज़ुबान पे नहीं आ रहा होता। जब कोई और बोलता है तो आप कहते हैं जी ये तो मुझे भी पता था, मेरी ज़ुबान पे क्यों नहीं आया। वो आपकी प्रॉब्लम क्या है, बिगिनिंग की है। ये प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपकी इससे जब आप एक्टिव के चार्ट और पैसिव के चार्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बेसिकली एक्टिव में आपने कल किससे सारा बिगिन किया था, सब्जेक्ट से। आज आप सारा किससे बिगिनिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट से। एक्टिव अप्रोच में बिगिनिंग किस पे से होती है, सब्जेक्ट से। क्यों, वहाँ फोकस ही डूअर पे है। और पैसिव में जो बिगिनिंग है वो किस से होती है, ऑब्जेक्ट से। क्यों, यहाँ सारा फोकस ही किस पे है, रिसीवर पे है या एक्शन पे है। तो हम एक्शन से तो बिगिनिंग नहीं कर सकते इंपेरेटिव को छोड़ के। एक इंपेरेटिव ऐसा है जिसमें बिगिनिंग ही वर्ब से होती है, बाकी सारी जगह फिर आपको बिगिनिंग किससे करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट से।
अमा क्लियर जी। तो अब सिचुएशन रियल लाइफ से सोचनी जी। फॉर एग्जांपल जी, इस मुल्क में मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, असल इश्यूज़ को इग्नोर कर दिया जाता है जी। अमा क्लियर जी। अब मैंने मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि ये रूटीन है ना। सिंपल सेंटेंस जो होता है, ख़ासतौर पे सिंपल प्रेजेंट जो होता है, वो किसके लिए होता है? रूटीन के लिए। या कॉलोनीज़ प्रॉपर नहीं बनाई जाती। अब देखिए, मैं सिर्फ काम पे फोकस कर रहा हूँ या कॉलोनीज़ पे फोकस कर रहा हूँ? कौन नहीं बनाता? डूअर पे फोकस, डूअर में मेंशन ही नहीं कर रहा। किसी भी काम को प्लानिंग के तहत नहीं किया जाता, प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। मैं कोई भी सेंटेंस ऐसा सिचुएशन, अब मोस्टली जो बच्चे मुझसे पूछते हैं जी स्टूडेंट्स, वो कहते हैं सर पैसिव की हमारे जहन में नहीं आ रही होती। वजह मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रही होती पैसिव की एग्जांपल, कि आप पहले पैसिव की इंग्लिश लिख के फिर उसके थ्रू को सोचना चाह रहे होते हो। नहीं, आप पहले सिचुएशन सोचें रियल लाइफ से। कौन सी सिचुएशन जिसमें डूअर इन्वॉल्व नहीं है या डूअर मेंशन ही नहीं है? आसान तरीका क्या है, पहले ऐसे ढूंढ लें जिसमें डूअर मेंशन ही नहीं करते आप। जिस तरह जी वोट्स में चीटिंग की जाती है, एग्जाम में चीटिंग की जाती है जी। अब कौन करता है? मैंने मेंशन ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये कौन सी सिचुएशन होगी? पैसिव की। तो फर्स्ट स्टेप में आप ऐसे कर लेना कि जिसमें सब्जेक्ट हो ही ना, डूअर हो ही ना। बिगिनिंग में आप ऐसे प्रैक्टिस कर लें। अब मैं फॉर एग्जांपल कहूं जी, प्लानिंग इज नॉट फोकस्ड जी। प्लानिंग इज नॉट फोकस्ड इन दिस कंट्री जी। जितना एग्जीक्यूशन में हम एफिशिएंसी दिखा रहे होते हैं, अगर उतनी या उससे हाफ भी अगर प्लानिंग में दिखा दें तो बहुत सारे मसले हल हो जाएं। चाहे वो पर्सनल लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो प्रोफेशनल है। am I क्लियर जी? अब फिर इसको नेगेटिव में भी करना है जी। प्लानिंग इज नॉट फोकस्ड जी। इज प्लानिंग फोकस्ड जी? क्या प्लानिंग पे फोकस किया जाता है? वाई इज प्लानिंग नॉट फोकस्ड जी? मैं बोल रहा हूं जी, सारे लिखते जाना है आपने सेंटेंसेस। वाई इज प्लानिंग नॉट फोकस्ड, ये भी ठीक है, और वाई इजंट प्लानिंग फोकस्ड, ये भी ठीक है। कि प्लानिंग पे फोकस क्यों नहीं किया जाता जी? या इज प्लानिंग फोकस्ड, क्या प्लानिंग पे फोकस किया जाता है? तो जवाब इसका क्या होगा जी? यस इट इज। अब आप यहां नोट कर रहे हैं कि अब मैंने जवाब में सिर्फ क्या यूज कर रहा हूं? इज। कल ये कहां पे इस्तेमाल हो रहा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव में। और उसमें और इसमें फर्क क्या है जी? ये देखें, साथ साथ डिफरेंसेस मेरे माइंड में खुद बहुत ज्यादा होते जाएंगे। यहां पे इज के बाद थर्ड है, इज फोकस्ड है। कल क्या था जी? इज के बाद आईएनजी। वो कॉन्टिन्यूस का क्या था? एक्टिव था। am I क्लियर जी? मैंने फर्क रखना है कि इज आईएनजी, ही इज टीचिंग, ही इज फोकसिंग, वो और चीज थी, अब ये और स्ट्रक्चर है। am I क्लियर जी? कॉलोनीज आर नॉट प्लान्ड प्रॉपरली जी। ड्रेनेज सिस्टम इज नॉट फोकस्ड जी अलॉन्ग विद स्ट्रीट्स और रोड्स जी। या ड्रेनिंग सिस्टम इज नॉट प्लान जी। या ड्रेनिंग सिस्टम इज नॉट बिल्ट अलॉन्ग विद स्ट्रीट्स एंड रोड्स जी। यानी सड़कें गलियां तो बन जाती हैं, निकासी आपका सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, वो 6 महीने बाद फिर तबाह हुई होती हैं। ये हम नॉर्मली डिस्कशन में ये बातें करते हैं नहीं करते हैं? या आसान ज़ुबान में लाइटर नोट में कहूँ जी, जितनी भी हम तनकीद सारी कर रहे होते हैं वो मोस्टली किस में होती है जी? सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में जी। ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलां नहीं किया जाता, ये नहीं किया जाता, ये सारी जितनी भी बातें ये क्या हैं? सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है जी। बच्चों को बगैर नाश्ते के स्कूलों को भेज दिया जाता है जी। चिल्ड्रन आर सेंट टू स्कूल्स जी विदाउट ब्रेकफास्ट। लाइटर नोट में जी, बहनें मेरी हैं, मदर्स हैं आजकल, दे डोंट बॉदर जी। am I क्लियर जी? अब इसी का अगला देख लें जी, पास्ट जी। वही सिंपल है लेकिन पास्ट। इसमें क्या होगा? वहां पे इज हमार था, यहां पे क्या आ गया? वॉज वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं कहूं जी, इसको इसके से मिलाने की कोशिश करूं, इसको पास में ले जाने की कोशिश करूं, ये गलत तरीका है। यहां इस बात को गौर से सुनिएगा जी, कि प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जब हम इसी को, अगरचे मैंने स्टार्ट में आपको एक्सरसाइज कही थी कि एक ही एग्जाम्पल चलाएं,
उस वक्त सिर्फ फोकस सिर्फ किस पे था, स्ट्रक्चर याद हो जाए, मीनिंग्स पे फोकस नहीं था, सेंस पे फोकस नहीं था, ज़्यादा लैंग्वेज यूजेज पे फोकस नहीं था। उस वक्त फोकस सिर्फ किस पे था, चार्ट याद हो जाए, क्लियर, चार्ट के डिफरेंसेस याद हो जाएं कि एजएमआर 3 जगह आता है तो क्या फ़र्क है उनमें, वॉजवर 3 जगह आता है तो क्या फ़र्क है, विल शैल बी 3 जगह आता है तो क्या फ़र्क है, हैज़ हैव 4 जगह आता है तो क्या फ़र्क है उनका आपस में। उस वक्त फोकस सिर्फ इतना सा था। अब हम किस पे फोकस कर रहे हैं, साथ उसकी एप्लीकेशन पे, क्योंकि एक्सरसाइज हो रही है ना, प्रैक्टिस हो रही है। तो अब ध्यान में रखेंगे, अब आपने इसी को पास में ले जाने की कोशिश नहीं करनी। हो सकती हैं सिचुएशंस, लेकिन रियल लाइफ से आप ऐसी सिचुएशन सोचें ना कि जो क्या हो, पास्ट हो लेकिन पैसिव हो। पिछले साल बुक छापी गई थी जी, बुक वॉज पब्लिश्ड। उसे कल भी जुर्माना किया गया था जी, ही वॉज फाइंड, ही वॉज फाइंड, उसे जुर्माना हुआ था। ही वॉज पनिश्ड, उसे सजा मिली थी। बिल्डिंग वॉज पेंटेड लास्ट ईयर जी, पिछले साल ही तो पेंट हुआ था। बिल वॉज पास्ड जी इन 1990 जी, फॉर एग्जाम्पल 1990 में ये बिल पास हुआ था। am I clear जी? थिंग्स वर प्लान्ड जी, चीज़ों की प्लानिंग की गई थी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको क्लियर कीजिएगा आप, मिक्सअप हो जाती हैं चीज़ें। एक तो मैंने एग्जांपल क्या लिखी, ही वॉज फाइंड, उसे जुर्माना किया गया था, आपने लिख लीजिए। अब उसी के साथ एक और एग्जांपल लिख लें, ही वॉज एक्सपीरियंस्ड, ही वॉज एक्सपीरियंस्ड। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें जी, क्या फ़र्क है दोनों में। बज़ाहिर आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे भी क्या है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी क्या है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से जी। अब समझिएगा इसको, यहाँ पे फाइंड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी फाइंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन क्या है, पार्टिसिपल है, जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं जी। क्या मतलब, ये एडजेक्टिव बन रहा है, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, एडजेक्टिव, वहाँ पे वो क्या बन रहा है, वर्ब। वो वाला क्या है, सिंपल पास्ट का पैसिव, ये वाला क्या है, सिंपल पास्ट का एक्टिव। कैसे एक्टिव है, ये तो वर्ब है ही नहीं है, फिर वर्ब क्या है, वॉज। तो हमने पढ़ा था कि इज एम आर, वॉज वर, बी, बिन, जब भी खुद वर्ब बने जी, जब भी ये खुद वर्ब बने, इज एम आर है तो वो सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एक्सपीरियंस्ड जी, ही इज टैलेंटेड। यानी यहाँ एक्सपीरियंस्ड को आप यूं समझ लें जैसे ये एडजेक्टिव कैसे है, ही वॉज गुड पर्सन, ही वॉज गुड, ही वॉज गुड, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब वर्ब इसमें क्या है, वॉज है, तो फिर ये एक्टिव है, ये सिंपल पास्ट का एक्टिव है। हम आज किसको डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल पास्ट के पैसिव को। कहने का क्या मकसद जी, कि जिस तरह हमने वहां पे क्या कहा था कि एज जब भी आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, इसके बाद आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आई, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह क्या आ गया, पार्टिसिपल, क्या आ गया, पार्टिसिपल, जिस तरह ही इज एक्सपीरियंस्ड या कुछ और आ गया, तो फिर इज खुद वर्ब बन जाएगा जी, और ये क्या होगा, एक्टिव, इट विल बी एक्टिव जी। इसी तरह वॉज की एग्जांपल आपने यहां देख ली, इस तरह आगे फ्यूचर की भी दे दूंगा अभी। यानी कहने का मकसद, अब आपने देखा जी हम वैरायटी लाते जा रहे हैं जी, कि पहले हमने क्या कहे थे जी, 3 किस्म के इज़ामार थे, एक इज़ामार थर्ड, एक इज़ामार आईएनजी, एक इज़ामार बीइंग थर्ड। इज़ामार थर्ड किस में था, सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में। इज़ामार बीइंग थर्ड जो था वो क्या था, कॉन्टिन्यूस के पैसिव में। और इज़ामार आईएनजी वो कॉन्टिन्यूस के एक्टिव था। अब एक चौथा इज़ामार आ गया कि जिसके बाद आगे वर्ब होता ही नहीं है, तो फिर ये खुद वर्ब बनता है।
अब यहाँ ही वॉज फाइंड है तो इसका मतलब नहीं है कि ही वॉज एक्सपीरियंस भी क्या है, सिंपल पास्ट का पैसिव है। अगर मैं इसको पैसिव करूँ तो देखेंगे इसके मीनिंग कितने अजीब से बनेंगे जी। ही वॉज एक्सपीरियंस, उसका तजर्बा किया जाता था, तो सेंस बन रही है जी, यहाँ नहीं बन रही। हाँ, किसी और सिचुएशन में बन सकती है जी। फॉर एग्जाम्पल जी, दैट, मिसाल मैं दूँ जी, दैट सर्टन केमिकल वॉज एक्सपीरियंस्ड एज एन एनेस्थीजिया जी। एनेस्थीजिया के लिए किसी केमिकल का तजर्बा किया जाता था, या किसी केमिकल को तजर्बे के तौर पे, या मैं यूं भी कह लूं कि मैन वॉज एक्सपीरियंस्ड जी, मैन वॉज चेक्ड जी। मैं उस सेंस में कह रहा हूं कि इंसान पे तजर्बा किया जाता था। वो फिर अलग एक बात है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, बैकग्राउंड होगा कोई ना कोई, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो मैन वॉज एक्सपीरियंस से मुराद मैन तजर्बाकार था, या मैन वॉज एक्सपीरियंस से मुराद इंसान पे तजर्बा किया जाता था, दोनों में कौन सा है। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट जी। आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा, सियाको सबाक से पता चलेगा कि आया वो एक्टिव है या पैसिव है। अब यहाँ देखिए, मैन वॉज एक्सपीरियंस, ये एक्टिव, ही वॉज एक्सपीरियंस, ये एक्टिव है जी। क्यों? एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल है। am I क्लियर जी? नेक्स्ट देखें जी, और अब आप सारा यहाँ नोट कर रहे हैं कि हम शुरू किससे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे क्या किया था, प्लानिंग इज नॉट फोकस, किससे शुरू किया, प्लानिंग से। यहाँ पे क्या, ही वॉज फाइन, किससे शुरू किया, ही से। अगला देखें जी, फ्यूचर का जी। फ्यूचर में क्या यूज करते हैं हम जी, विल शैल बी थर्ड फॉर्म, विल और शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। am I clear जी? एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन May जी। एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड जी। am I clear जी? कि मई में एग्जाम होंगे, सामान भेज दिया जाएगा, लगेज विल बी सेंट, मोबाइल विल बी रिपेयर्ड, मोबाइल को ठीक कर दिया जाएगा जी। द रोड विल बी रिकंस्ट्रक्टेड, ये सड़क दोबारा बनाई जाएगी जी। थिंग्स विल बी रीप्लान्ड, चीज़ों के बारे में दोबारा प्लानिंग की जाएगी। मैच विल बी रीप्लेड टुमारो जी। सपोज आज मैच हो गया तो क्या टीवी पे क्या लिखा आता है कि जी इसको रीप्ले किया जाएगा, कल दोबारा दिखाया जाएगा जी। इंटरव्यू विल बी रीप्लेड जी, इंटरव्यू को दोबारा दिखाया जाएगा एट फॉर एग्जांपल 9 o'clock जी। अब इसी में फिर वही देख लें, वही वाली कन्फ्यूजन। अब मैं यहाँ पे लिखूँ ही विल बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी, तो क्या ये भी पैसिव है? नहीं। क्यों? यहां देखें बी के बाद आगे कोई वर्ब है नहीं, तो यहां कौन वर्ब है? बी। और ये कौन सी वर्ब की किस्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का या सिंपल फ्यूचर का एक्टिव है। तो कहने का मकसद ज़रूरी नहीं कि जहां पे भी बी आ जाए तो आप कह लें जी बस वो पैसिव हो गए। बी के बाद आगे थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। या कॉन्टिन्यूस है तो बी के बाद आईएनजी आना चाहिए। कॉन्टिन्यूस का पैसिव है तो बी के बाद बीइंग यूज करके थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। उस पर फोकस करना है। हम नॉर्मली क्या समझते हैं, बस विल शैल बी है जी, आगे को इग्नोर कर देते हैं। विल शैल बी के बाद क्या आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। am I क्लियर? अब कॉन्टिन्यूस में आ जाए जी। अब देखें यहां पे भी इज़-एम-आर था ना, अब यहां पे इज़-एम-आर फिर आ जाएगा जी। अब यह फर्क क्या है, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म जी। अब इसमें सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में और कॉन्टिन्यूस के पैसिव में फर्क आप देखें तो सिर्फ किस चीज का है जी, बीइंग का। वो भी इज़-एम-आर थर्ड है, ये भी इज़-एम-आर थर्ड है। फर्क क्या है, उसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग है। और यहां बीइंग क्यों लेके आए हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है जी, और कॉन्टिन्यूस आईएनजी के बगैर नहीं होता। और क्लैश आ गया था, पैसिव में क्या चाहिए था, थर्ड फॉर्म। अब मैं थर्ड फॉर्म और आईएनजी दोनों इकट्ठे नहीं ला सकता था, इसलिए क्या किया, दरमियान में क्या ऐड कर दिया, बीइंग, बी के साथ आईएनजी लगा दिया। am I क्लियर जी?
स्ट्रक्चर्स आर बीइंग डिस्कस जी, कोई पूछे क्या हो रहा है क्लास में जी, स्ट्रक्चर डिस्कस हो रहे हैं जी। लैंग्वेज इज बीइंग डिस्कस जी, लैंग्वेज इज बीइंग ट्राइड टू बी लर्नड, लैंग्वेज सीखने की कोशिश की जा रही है जी। इट इज बीइंग ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। am I clear जी? बिल्डिंग इज बीइंग पेंटेड जी, बिल्डिंग इज बीइंग पेंटेड। क्या हो रहा है जी, क्यों बंद है बिल्डिंग? आप कहें जी काम हो रहा है। बिल्डिंग इज बीइंग रेनोवेटेड जी। सड़क बंद है, आप जाते हैं, आप पूछते हैं जी क्यों बंद है, आगे से कहा जाता है जी सड़क पे काम हो रहा है। रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड जी। अब आप कहें जी रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, फलां फलां 10 तरह कह सकते हैं कि बात को, कोई डिबेट नहीं है उसमें। हम सिर्फ क्या एक सिचुएशन की एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक ही बात को कहने के 10 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, 50 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, वो हमारी डिबेट नहीं है। जब पहले एक एक तरीका सिंपल तो हम प्रैक्टिस कर लेना, बाकी खुद ब खुद नॉलेज में आते जाएंगे। बाद में पता चल जाएगा कि इसी बात को कहने के 10 और तरीके भी हैं और वो सारे ठीक हैं, कोई भी गलत नहीं है। बिल्डिंग इज बीइंग पेंटेड जी। फिर इसी में देखें जी पास्ट है तो क्या हो जाएगा, वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म। अब स्ट्रक्चर्स में ज़हन में रखें, आपने गड़बड़ नहीं करनी होती जी। अक्सर मैंने देखा है बच्चे यहाँ प्रेजेंट का ठीक कर रहे हैं, एज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, पास्ट में आते हैं तो वॉज वर डायरेक्ट थर्ड फॉर्म कर देते हैं, बीइंग उड़ा देंगे। भाई कंटिन्यूस में जो रूल प्रेजेंट में है वही किस में है, पास्ट में, वही रूल किस में है, फ्यूचर में। ये तो हमने पहले दिन स्ट्रक्चर जब डिस्कस किया तो उस वक्त कहा था कि आपको फर्स्ट कॉलम आ जाए तो सेकंड थर्ड कॉलम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, क्योंकि सेकंड थर्ड कॉलम में आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हो, वर्ब फॉर्म चेंज नहीं करते। आपने नोट किया यहाँ भी थर्ड थी तो यहाँ भी क्या है, थर्ड, यहाँ भी क्या है, थर्ड। पैसे में तो सारी थर्ड होती है। अब यहाँ पे बीइंग है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बीइंग। आगे फ्यूचर में भी क्या आएगा, बीइंग। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव में बीइंग है तो कॉमन सेंस कहती है पास्ट में भी बीइंग होगा, फ्यूचर में भी बीइंग होगा। जब मैं वहां से गुजरा जी तो सड़क बन रही थी। व्हेन आई पास बाय द रोड वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। द मैटर वॉज बीइंग डिस्कस्ड इन द मीटिंग व्हेन आई लेफ्ट जी। जब मैं वहां से उठ के आया तो वो ये इशू मीटिंग में डिस्कस हो रहा था। इट वॉज बीइंग डिस्कस्ड टुडे। आज डिस्कस हो रही थी ये बात जी। मैच वॉज बीइंग शोन लाइव जी। मैच लाइव दिखाया जा रहा था ऑन स्क्रीन्स इन पार्क्स, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स में, पार्क्स में। हम नहीं बोलते कि मैच दिखाया जा रहा था वहां पे जी। इज इट क्लियर जी? इन लाइटर नोट जी, 75 साल से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था जी। वो सॉरी, वो सिंपल कॉन्टिन्यूस फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। मेरी फेवरेट एग्जांपल है, मैं यहाँ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा जिसको सब्र कर लें, यहाँ ना लिखिएगा। 75 साल आ गए। अगर मैं नॉर्मली कहूँ जी बेवकूफ़ बनाया जा रहा था तो पब्लिक वॉज बीइंग फूल्ड, पब्लिक वॉज बीइंग फूल्ड। ये ख़ास एक किसी एक वक्त की बात अगर आप कर रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम की जी। पब्लिक वॉज बीइंग फूल्ड जी। फ्यूचर है तो उसमें क्या हो जाएगा जी, विल शैल बी बीइंग थर्ड फॉर्म जी। रेफरेंस बुक चेक करनी हो, मैथ्स पैस में नहीं पढ़ूंगा जी कौन क्या कहता है, ठीक है नहीं ठीक है, होता है नहीं होता। तो प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज जी, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट एडिशन, पेज 408 जी। You mentioned this structure there जी, वहाँ लिखा हुआ है विल शैल बी बीइंग। अब स्पोकन में बाज का तो उड़ा देते हैं हम, फॉर ईज, फॉर लैंग्वेज ईज, लेकिन एक्चुअली ये है जिस तरह हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से बीइंग उड़ा देते हैं, वहाँ तो वो ना स्पोकन में होता है ना रिटन में होता है। तो ये वाला फिर कहेंगे रिटन में आपको मिलेगा स्टैंडर्ड में।
मैं कहूँ जी आप सामान निकाल लें यहाँ से, सामान हटा दें। आप पूछें क्यों, मैं कहूँ जी कल यहाँ पे पेंट हो रहा होगा, बिल्डिंग विल बी बीइंग पेंटेड टुमारो जी, कल इस वक्त पेंट हो रहा होगा, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस हो रही होगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी बीइंग डिस्कस्ड जी इंशाल्लाह। am I clear जी? उस दिन तो वोट पढ़ रहे होंगे जी, आप क्यों जा रहे हैं? वोट्स विल बी बीइंग कास्टेड जी, उस वक्त तो आपके एग्जाम हो रहे होंगे, आप ये इवेंट प्लान क्यों कर रहे हैं? एग्जाम्स विल बी बीइंग कंडक्टेड दोज डेज जी, एग्जाम्स विल बी बीइंग कंडक्टेड। व्हाई आर यू अरेंजिंग पार्टी? उन दिनों तो आपके एग्जाम हो रहे होंगे, आप पार्टी क्यों अरेंज कर रहे हैं? am I clear जी? परफेक्ट के पैसे में आप देख लें जी, हैज, हैव, बिन, थर्ड फॉर्म। टास्क हैज बिन डन जी, काम हो चुका है जी, कंप्लीशन की सेंस जहां दे रहे हैं चाह रहे हैं आप। am I clear जी? अब सम टाइम हम परफेक्ट के पैसिव के लिए, ये गौर से सुनिएगा जी, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं जी। जिस तरह नहीं लिखा होता मैसेज इज सेंट, मोबाइल पे भेजते हैं तो पहले लिखा होता था मैसेज इज सेंट, या मेल आप करते हैं तो क्या लिखा होता है, मेल इज सेंट। वो उसके मीनिंग क्या होते हैं जी, मेल हैज बिन सेंट। ये ध्यान में रखिएगा कि सम टाइम परफेक्ट के पैसिव के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का पैसिव का स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं, मीनिंग उसके परफेक्ट के पैसिव के होते हैं। ये एग्जांपल ना भूलिएगा, मेल इज सेंट या मैसेज इज सेंट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, मेल हैज बिन सेंट। अगर मैं मेल इज सेंट का लिटरल मीनिंग लूं प्रेजेंट का, तो उसका मतलब क्या बनता है, मेल सेंड की जाती है जी, हर वक्त की जाती है, रूटीन है। हालांकि वो क्या कहना चाह रहे होते हैं कि आपकी मेल हो चुकी है, मेल भेजी जा चुकी है। मीनिंग क्या होते हैं, मेल हैज बिन सेंट, लिखा क्या आता है, मेल इज सेंट। am I clear जी? टास्क हैज बिन डन जी, शॉर्टली हम नहीं बोल देते डन, पूरा क्या होता है, टास्क हैज बिन डन। पास में क्या हो जाएगा जी, हैड बिन थर्ड फॉर्म जी। जिस तरह हमने कल भी डिस्कस किया था कि पास परफेक्ट जो है जी, वो अपने बैकग्राउंड के बगैर नहीं हो सकता जी, उसके साथ कोई ना कोई चीज़ लिंक करनी क्या होती है, ज़रूरी होती है जी। कैसे? जिस तरह बड़ी फेमस एग्जांपल है जी, वो नहीं, डॉक्टर के आने से डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था जी, वो एक्टिव किया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हम कहे वो तो एक्टिव की है। अब यहाँ पैसिव की देख लें कोई जी, कि बिफोर आई रीच देयर मील हैड बिन फिनिश्ड, खाना खत्म हो चुका था जी। पार्टी हैड बिन फिनिश्ड, टास्क हैड बिन डन, लेक्चर हैड बिन डिलीवर्ड, मेरे पहुंचने से पहले लेक्चर हो चुका था जी। बिफोर आई रीच देयर लेक्चर हैड बिन डिलीवर्ड। मेरे वहाँ जाने से पहले मेल हो चुकी थी जी, मेरे बात करने से पहले मेल हो चुकी थी, आपके डिस्कस करने से पहले मेल हो चुकी थी, मेल हैड बिन सेंट जी। आपके आने से पहले वो चीज़, मोबाइल बिक चुका था, मोबाइल हैड बिन सोल्ड बिफोर योर अराइवल या बिफोर यू केम, वो बिक चुका था। लेक्चर हैड बिन डिलीवर्ड। am I clear जी? फ्यूचर है जी, उसमें क्या यूज होगा, वही विल शैल, जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था कि इसके बाद जब भी पीछे कुछ आ जाए तो फिर हैज़ नहीं आता, फिर हमेशा क्या होता है,
हैव बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म जी। मैं आपसे पूछता हूं जी काम कब तक हो जाएगा, आप कहें जी कल 12 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। टास्क विल हैव बिन फिनिश्ड जी बाय 12 टुमारो जी। आपका सूट सिल जाएगा जी। योर सूट विल हैव बिन स्टिच्ड जी बाय टुमारो, कल तक सिल जाएगा जी। रेनोवेशन वर्क विल हैव बिन फिनिश्ड जी बाय टुमारो, बिल्डिंग के रेनोवेशन का काम कल तक कंप्लीट हो जाएगा जी। इलेक्ट्रिसिटी इशू विल हैव बिन रिजॉल्व जी बाय इवनिंग जी, शाम तक बिजली का मसला हल हो जाएगा जी। जिस तरह से नहीं लाइट चली गई थी तो क्या कह रहे थे जी, शाम तक मसला हल हो जाएगा। विल हैव बिन, द इशू विल हैव बिन रिजॉल्व जी बाय टुमारो। इशू विल हैव बिन रिजॉल्व जी बाय टुमारो। am I क्लियर जी। अब आ जाए जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे जी। अनफॉर्चुनेटली जिसके बारे में मोस्टली क्या है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जी, बच्चे भी कह देते हैं कि जी उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं होता जी, इनको बताया ही जाता है। फिर मेरा सवाल है, मैं पूछता हूँ जी 75 साल से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये क्या है जी, कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। कैसे पता चला कि कॉन्टिन्यूस तो सिंपल करंट टाइम का होता है, मैं किसका कह रहा हूँ 75 साल का। अब ये एक्टिव है या पैसिव है जी, कौन बेवकूफ़ बना रहा है? मैंने इवन सब्जेक्ट मेंशन भी किया है नहीं, तो क्या इसकी इंग्लिश पर नहीं होगी? होती है जी। क्या होगा ये, यहाँ पे वही परफेक्ट के पैसिव वाला ही स्ट्रक्चर रिपीट होगा जी। क्या है? हैज़, हैव, बिन, थर्ड फॉर्म। मैंने कहा दरमियान में बीइंग होता है लेकिन यूज़ नहीं करते जी। फिर वही कहूँ माइकल स्वॉन जी, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, उसकी बुक में देख लीजिएगा जी। अब क्या होगा जी, वी हैव बिन फूल्ड फॉर 75 years। अगर पिछले 75 साल के हैं तो सिंस लास्ट 75 years। कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था सिंस और फॉर का फ़र्क। वी हैव बिन फूल्ड फॉर 75 years। am I क्लियर जी। चिल्ड्रन हैव ऑलवेज बिन इग्नोर्ड जी। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, यानी हम इकॉनमी प्लान करते हैं, फ़लाँ प्लान कर दिया, ठीक है, मुल्क की मईशत प्लान कर दी, फ़लाँ कर दिया, क्लियर, एजुकेशन प्लान कर दी, वो एजुकेशन भी माजरत के साथ जी। लेकिन जो असल टारगेट है जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, जो हम एक सो कॉल्ड ड्रामा दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन, तो एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। इश्यूज़ हैव बिन इग्नोर्ड जी, मसाइल को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। इश्यूज़ आर बीइंग इग्नोर्ड, इसका मतलब है इन दोनों मसाइल नज़रअंदाज हो रहे हैं। और जब मैं कहूँ काफ़ी अरसे से हो रहे हैं, 10 साल से नज़रअंदाज हो रहे हैं, ठीक, नज़रअंदाज होते आए हैं। अब देखें मैं यही रही निशानी अगर रखूँ, अब नज़रअंदाज होते आए हैं, इसमें तो रहा है, कहीं नहीं आया, फिर क्या ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा? तो प्रॉब्लम्स हैव ऑलवेज बिन इग्नोर्ड जी। इसी को पास्ट में करना होगा तो क्या हो जाएगा, वही वाला जी, वही जो परफेक्ट का स्ट्रक्चर है वही यहाँ पे आएगा, हैड बिन, थर्ड फॉर्म जी। वीडियो के लिए खास तौर पे बार बार कह रहा हूँ कि जी जो चीज़ लिखने में क्लियर ना हो, क्लियर, अपॉलॉजीज रिगार्डिंग माई हैंड राइटिंग जी। तो आप उसको सुन तो सकते हैं क्लियरली, आप उसको खुद लिख लें जी, हैड बिन, थर्ड फॉर्म जी। इंसान को गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता रहा था। द मैन हैड बिन ट्रीटेड जी लाइक अ स्लेव। मैन हैड बिन ट्रीटेड। मसलों को हल करने की कोशिश की जाती रही थी। इट हैड बिन ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स जी।
it had been tried to solve the problems जी, या the problems had been tried to be solved होगा फिर जी। मैं दोनों एग्जांपल लिखता हूं यहां पे। it had been tried to solve the problems, मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती रही थी, या the problems had been tried to be solved। दोनों बातें ठीक हैं जी। अब आप कहें जी फर्क क्या किया है मैंने, ये एग्जाम्पल इसलिए क्यों लिखी है मैंने, मैं फिर आपको वही फर्क समझाना चाह रहा हूं एक्टिव और पैसिव का। अब आप यहां देखें, मैंने हैड बिन ट्राइड का स्ट्रक्चर जो है उसको छेड़ा ही नहीं है, वो दोनों सिचुएशन में एक्टिव है या नहीं है। अब मैंने पैसिव किसका किया है, इनफाइनाइट का, और इनफाइनाइट में कौन है यहाँ पे, इन्फिनिटिव। ये देखें यहाँ पे क्या है, टू सॉल्व, और यहाँ पे क्या है ये जी, टू बी सॉल्व्ड, टू बी सॉल्व्ड। अब आप कहें जी फिर फर्क क्या है, क्या फर्क होगा। बज़ाहिर तो देखने में आपके, मैंने खुद भी बोल दिया था दोनों ठीक हैं जी, क्लियर। लेकिन यहां फोकस किस चीज पे है जी, एफर्ट्स पे, डूअर पे। फोकस किस पे है, डूअर पे, यानी कोशिश की जाती रही प्रॉब्लम सॉल्वर्स की तरफ से कि उस मसले को हल किया जाए। और यहां फोकस किस पे है जी, सॉल्यूशन पे या ऑब्जेक्ट पे। ये एक दकीक नुक्ता समझा रहा हूं जी एडवांस लर्नर्स के लिए जी, खासतौर पे जब हम प्रोफेशनल स्क्राइबनिंग कहते हैं, हम प्रोफेशनल राइटिंग कहते हैं हम, क्लियर, या एडवांस लेवल पे लैंग्वेज की ये जो माइन्यूट, जिसको आप स्टाइलिस्टिक्स में भी कुछ लोग लिटरेचर में डिस्कस होता है, या लिंग्विस्टिक्स में भी डिस्कस होता है जी, क्रिटिसिज्म में डिस्कस होता है, तो दिस इज स्टाइलिस्टिक्स जी। अब आप मुझे कोई कहे कि जी इसमें और इस सेंटेंस में क्या फ़र्क है, यहाँ मैं फोकस किस पे करना चाह रहा हूँ, डूअर पे, कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्वर थे, चाहे वो सियासतदान थे, चाहे वो टीचर थे, चाहे वो पेरेंट्स थे, माशरा कोई भी था, कि मैं उस पर फोकस करना चाह रहा हूँ कि वो कोशिश करते रहे थे मसला हल करने की। और यहाँ मैं उसको हाईलाइट ही नहीं करना चाह रहा, मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, सोल्यूशन पे। दोनों का फर्क आप देखें। पहले मैंने क्या कहा, इट हैड बिन ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरे में मैंने क्या कहा है, द प्रॉब्लम हैड बिन ट्राइड टू बी सॉल्व्ड। दूसरी में एग्जांपल में देखिए, मैंने, मेरा फोकस किस पे है, प्रॉब्लम पे। पहले में मेरा सारा फोकस किस पे है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स पे, या टू सॉल्व पे। टू सॉल्व एक्टिव अप्रोच है, यानी क्या मतलब, डूअर्स पे। ये एक ज़िमनन बात इसमें आ गई थी जी। आखिरी कौन सा है जी, फ्यूचर जी, रेयरली यूज, यानी रेयरली यूज होता है तो क्या मतलब, मैं इसको सीखूं ही ना। जब रेयरली मुझे अगर इस्तेमाल करना पड़ गया तो मैं अगले को क्या कहूँ जी, मुझे इसका स्ट्रक्चर नहीं आता, चूंकि ये रेयरली यूज होता है, या जो चीज़ रेयरली यूज होती है तो मैं उसको नॉलेज में ही ना लेके आऊँ, या उसको सिंपली कह दूँ इस्तेमाल ही नहीं होता। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, फिर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ माइकल स्वॉन जी, कि रेयरली यूज होते हैं, कम इस्तेमाल होते हैं। ये तो नहीं कहा नहीं इस्तेमाल होते जी। विल हैव बिन, और थर्ड फॉर्म जी, हमें अगर हमने अपने रवैये ना बदले, हमें इसी तरह बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा जी। वी शैल हैव बिन, या वी, मैं यहां विल लिख रहा हूं, मतलब विल शैल दोनों हैं जी। वी शैल हैव बिन फूल्ड फॉर जनरेशंस इफ वी डिडंट ब्रिंग चेंज इन आवर एटीट्यूड जी, इन आवर थिंकिंग। वी शैल हैव बिन फूल्ड, हमें इसी तरह अहमक बनाया जाता रहेगा। अब क्लियर जी, यानी कहने का क्या मकसद, कि डिफरेंट सिचुएशन सोचनी है,
उन सिचुएशंस को वन बाय वन जी आप प्लेस करते जाएंगे इस पूरे चार्ट में जी। और फिर देखें बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, प्रैक्टिस ये किस चीज़ की है जी, द डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स। और डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से आया है, कुछ लफ्ज़ों से आया है। अब एक मिनट के लिए ज़रा नोट कीजिएगा जी, यहाँ जितनी हमने एग्जांपल्स की इसमें से कोई एक वर्ड भी ऐसा था जो आपको पहले ना पता हो, यानी इसका मतलब आपका वोकैबुलरी आपका इशू नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ जितनी एग्जांपल्स भी लिखी हैं हमने उसमें जितनी वर्डिंग आई है, क्या वो वर्डिंग आपके लिए कोई न्यू थी, कोई अननोन थी, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। क्लियर? प्रॉब्लम सिर्फ किस चीज़ में आई है, क्या फ़र्क किस चीज़ का पड़ा है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का जी। अब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आप कहें जी फिर क्या उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, उसका एंड पे क्या उसको सम अप कर रहा हूँ जी। क्या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में सिंपली कि हमने क्या किया, कंक्लूड किया कि पहले एसएमआर की कितनी किस्में हमने वो देखनी है कि हमने एक्टिव में भी कल एसएमआर यूज़ किया था, आज हम किस में यूज़ कर रहे हैं, पैसिव में भी। एक्टिव में वहाँ पे क्या एक जगह आया था, पैसिव में कितनी जगह आ रहा है, 2 जगह आ रहा है। क्लियर? एक्टिव में कहाँ पे आया था, एसएमआर आईएनजी सिंपल कॉन्टिन्यूस के एक्टिव में आया था। आज कहाँ पे आया है, एसएमआर थर्ड फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में, और एसएमआर बीइंग थर्ड फॉर्म सिंपल कॉन्टिन्यूस के पैसिव में यूज हुआ है। अब मैं प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लैंग्वेज में बोलते वक्त या लिखते वक्त हम इन तीनों को मिक्सअप कर देते हैं जी, कि एसएमआर आईएनजी है, एसएमआर थर्ड है, एसएमआर बीइंग थर्ड है, मिक्सअप हो जाते हैं। इन तीनों को अलग रखना है, तीनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है जी। सिमिलरली जी हमने क्या कल वॉज, इसी को मैं बैठाऊं, ये प्रेजेंट में था जी। क्लियर? कल हमने क्या पढ़ा था, वॉज आईएनजी, वो क्या था, सिंपल कॉन्टिन्यूस, ही वॉज टीचिंग, ही वॉज स्टडीइंग, वो कॉन्टिन्यूस के एक्टिव था। क्लियर? अब क्या है जी, हमने आज क्या किया, इसमें वॉज थर्ड और वॉज बीइंग थर्ड। मुझे ये तीनों डिफरेंसेस नोट करने पड़ेंगे। और चौथा आज हमने एक और भी किया, सॉरी, कि हमने क्या कहा है कि एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें वॉज वर्ब या एसएमआर के बाद वर्ब होता ही नहीं है, जब वो खुद वर्ब होते हैं। जब वो खुद वर्ब हैं तो वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव था या सिंपल पास्ट का एक्टिव था। इस तरह बात देखें हैड जी या हैज़, देखें कोई भी स्ट्रक्चर देखें, कल हमने क्या पढ़ा था, हैड का की थर्ड फॉर्म परफेक्ट का एक्टिव, और दूसरी क्या थी, हैड बिन आईएनजी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव। आज दो कौन सी की हैं हमने, हैड बिन थर्ड, आप डिफरेंस नोट कर रहे हैं, यहां पे क्या हैड बिन आईएनजी और यहां पे क्या हैड बिन थर्ड, और दूसरी कौन सी किस्म पड़ी है, फिर हैड बिन थर्ड। अब मैं दोनों को अलग क्यों लिख रहा हूं, दोनों अलग यूजेजेस हैं। ये क्या था, हैड थर्ड क्या था, परफेक्ट का एक्टिव, ये क्या था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव, ये क्या है, परफेक्ट का पैसिव, और ये वाला कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव। यानी परफेक्ट का पैसिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव दोनों के स्ट्रक्चर क्या हैं, सेम है। मैंने लैंग्वेज इंप्रूव करनी है तो पहले मुझे ये डिफरेंसेस याद होने चाहिए, ये फर्क मुझे याद होना चाहिए, क्लियर पता होना चाहिए कि हैड थर्ड परफेक्ट के एक्टिव में आता है, हैड बिन थर्ड परफेक्ट के पैसिव में आता है, हैड बिन आईएनजी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव में आता है, और हैड बिन थर्ड फिर दोबारा परफेक्ट के पैसिव में आता है। क्लियर जी? यानी इतनी बड़ी, गौर से सुनिएगा जी, इतनी बड़ी इंग्लिश करनी है, लाखों करोड़ों सेंटेंसेस मैंने सीखने की कोशिश करनी है। क्लियर? मुंह मरोड़ मरोड़ के मैंने अपनी प्रोनाउंसिएशन या एक्सेंट डेवलप करने की कोशिश करनी है, लेकिन उन सारों को बोलने के लिए जो यूज़ होते हैं 24 वर्ड्स, 24 स्ट्रक्चर, मैं वो ना सीखूं। यानी इन 24 के साथ सारी लैंग्वेज आपकी लिंक्ड है। आगे जितनी एक्सरसाइजेज होंगी आप देखिएगा, मैं हर वक्त चार्ट की तरफ रेफर करूंगा। क्लियर की? जिस तरह हमारे मुल्क में क्या बात कहाँ से शुरू हुई थी, लाइटर नोट में 4 केसेस से, तो मेरी बात कहाँ से शुरू होती है, 24 स्ट्रक्चर्स से, और ख़त्म भी कहाँ पे होगी, 24 स्ट्रक्चर्स पे ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।